हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग अभी तक बेसिक डिटेल्स में कुछ बेसिक शब्दों में हमने कुछ फैक्ट्स जाने थे, कुछ बेसिक डिटेल्स जानी थी। हम लोग टर्मिनोलॉजी कर रहे थे जिसमें हमने आइलैंड को समझ लिया था, आइलैंड क्या होता है, हमने कॉन्टिनेंट समझ लिया था कि महाद्वीप किसको कहते हैं, कितने महाद्वीप हैं। आज की क्लास में हमें ओशियन समझना है। ओशियन किसको कहते हैं? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो महासागर, महासागर किसको कहते हैं? आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ऊपर आ गया आपका आर्कटिक ओशियन। ये ओशियंस दिख रहे हैं आपको। इनमें सिमिलर चीज छांटो, इसमें कॉमन चीज देखो आप। जो अटलांटिक ओशियन है आपका, वो 2 या 2 से ज्यादा महाद्वीपों को टच कर रहा है क्या? अटलांटिक ओशियन अफ्रीका को टच कर रहा है, साउथ अमेरिका को टच कर रहा है, आपके नॉर्थ अमेरिका को टच कर रहा है, आपके यूरोप को टच कर रहा है, यानी 2 से ज्यादा महाद्वीपों को टच कर रहा है। तो महासागर किसको कहेंगे? एक ऐसा जल का भाग जो 2 या 2 से ज्यादा महाद्वीपों को छूता है, उसको हम महासागर कहेंगे। इंडियन ओशियन आप देखो किस किस को छू रहा है, अफ्रीका को छू रहा है, ऑस्ट्रेलिया को छू रहा है और एशिया को छू रहा है। आप आ जाओ पैसिफिक पे, पैसिफिक आपका एशिया को छू रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया को छू रहा है, आपके नॉर्थ अमेरिका को छू रहा है, आपके साउथ अमेरिका को छू रहा है। आप कह रहे हो मैडम ऐसे कैसे बन गई बात? ये उधर भी पैसिफिक इधर भी पैसिफिक, भाई धरती जो है वो गोल है। इसको आप ऐसे बंद करके देखें तो ये दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे, पैसिफिक, ठीक है, इधर भी उधर भी, यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ, ग्लोब अपने पास रख के फिर इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यानी जो पैसिफिक ओशियन है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये भी 4 को छू रहा है। आपका आर्कटिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को छू रहा है। बात समझ आ रही है आपको? और अब एंटार्क्टिका को कौन कौन छू रहा है? एंटार्क्टिका को पैसिफिक भी छू रहा है, एंटार्क्टिका को अटलांटिक भी छू रहा है, एंटार्क्टिका को इंडियन ओशियन भी छू रहा है। तो इसका जो भूभाग है ये वाला, ये कॉमन, जिसके अंदर तीनों महासागर का पानी आ गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इस महाद्वीप को हम लोग ओशियना कहने लगे, ओशियनिया, ठीक है, ओशियन प्लस इया यानी ओशियनिया कहने लगे। तो एंटार्क्टिका कह दो या ओशियनिया कह दो, एक ही बात है। अभी हमें यह बात जाननी है कि ओशियन किसको कह रहे हैं, महासागर किसको कह रहे हैं। हिंदी में इसको कहेंगे महासागर। महासागर किसको कह रहे हैं? जल का वो भाग जो 2 या 2 से ज्यादा महाद्वीपों को टच करता है, उसको हम महासागर यानी ओशियन कहते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका? पैसिफिक। मेनली 4 महासागर हैं, कौन कौन से? पैसिफिक महासागर, इंडियन महासागर, ठीक है, पैसिफिक महासागर, इंडियन महासागर, आपका अटलांटिक महासागर और आपका आर्कटिक महासागर। तो आपको अटलांटिक अगर कोई पूछ ले, ये बीच में जो एस बन रहा है पूरा, ये जो एस बन रहा है ये पूरा आपका एंटार्क्टिक है। ये जो आपका एम बन रहा है, ये क्या है आपका? ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है। मैं आपको ब्लैक से मार्क करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्या है आपका? ये पूरा आपका जो एस बन रहा है, दिस इज एंटार्क्टिका। ये जो एम बन रहा है आपका, इसको कह रहे हैं हम इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, दिस वन इज पैसिफिक ओशियन। इसको आप अगर ऐसे फोल्ड कर दें तो ये पीछे की तरफ भी आ जाएगा, यानी दिस वन इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है? दिस इज आर्कटिक ओशियन, दिस वन इज आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इस तरीके से ये 4 ओशियंस, 4 महासागर हम लोगों को दिखाई देते हैं। महासागर क्या होते हैं हमने जाना। नाउ लेट अस मूव टू सागर किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं। सी रीजनल होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे होते हैं। मतलब सी वो हिस्सा होता है जो महाद्वीपों को टच नहीं कर रहा है, जो देशों को टच कर रहा है, जो किसी राष्ट्र को टच कर रहा है, उसको हम सी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अरेबियन सी इंडिया को छू रहा है, ठीक है, यहाँ के हॉर्न ऑफ अफ्रीका को छू रहा है, यानी कि कुछ देशों को छू रहा है। ये पूरे के पूरे महाद्वीपों को नहीं छूता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? ये आप दिख रहा है लैब्राडोर सी, ये आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड सी, जो ग्रीनलैंड के कुछ भाग को छू रहा है, ठीक है। तो सी क्या होगा? जो आपका छोटे छोटे लेवल पे। अब जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि इंडियन ओशियन में ये प्रॉब्लम आ गई, इंडियन ओशियन में चक्रवात आ गया। अब इंडियन ओशियन तो इतना बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है। आप इंडियन ओशियन में कहा, ये पूरा ही इंडियन ओशियन है,
ये पूरा ही इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में कहां पे चक्रवात आया है? अब मैं आपको कह दूं अरब सागर में आया है, अरेबियन सी में आया, मतलब आपको ये पता लग जाएगा नियर इंडिया आया है, यानी इस वाले क्षेत्र में आया है। यानी ओशियन का एक छोटा भाग सागर है और सागर राष्ट्रों को छू रहा है, नेशंस को छूता है। ओशियन जो है वो महाद्वीपों को छूता है। उम्मीद करती हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी कि गल्फ किसको कहते हैं और बे किसको कहते हैं। हिंदी में दोनों ही टर्म को हम क्या कहते हैं? हिंदी में गल्फ को भी हम खाड़ी कहते हैं, खाड़ी, और बे को भी खाड़ी कहते हैं। बे को भी खाड़ी कहते हैं और आपके गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं। आप देखते हैं ना गल्फ ऑफ खंबत, है ना, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी यानी खंबत की खाड़ी। लेकिन अंग्रेजी में ये दो टर्म है गल्फ और बे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कॉमन पॉइंट ये है, ये कुछ इस तरीके की सर्कुलर आकृति है। ये कुछ इस तरीके की सर्कुलर आकृति है, यानी सी शेप बनेंगी। ये कुछ इस तरीके से सी शेप बनेंगी। ठीक है, दोनों में यही कॉमन चीज है कि दोनों सर्कुलर है, दोनों में सी शेप जैसा कुछ पानी की आकृति है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? गल्फ जो है वो एरिया में लार्ज होता है, ये एरिया में लार्ज होता है। आपका बे जो है वो एरिया में स्मॉल होता है, छोटा होता है। साइज में बे छोटा होता है और गल्फ जो है वो लार्ज होता है। और क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको जानना आगे आपको दिखाई देगा। यहां पे ये आपको गल्फ दिख रहा है, वो आपको बे दिख रहा है। गल्फ का जो ये माउथ है, दिस माउथ, ये नैरो होगा, ये नैरो होगा यानी कि भेड़ा होगा, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। बे का जो ये माउथ है ये क्या होगा? ये चौड़ा होगा, मतलब ये विड्थ इसकी हाई होगी, ये ब्रॉड होगा। जो माउथ है वो ब्रॉड होगा। व्हाट इज ब्राइट, व्हाट इज बाइट? बाइट जो होता है, जैसे आप पढ़ेंगे, आप अपने मैप में ढूंढे अगर ऑस्ट्रेलियन बाइट, आपको एक शब्द दिखेगा। बाइट क्या होता है? उसकी जो ये माउथ है वो आपके बे से भी बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, उसका माउथ बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो गल्फ और बे में आपको डिफरेंस बता दूं, गल्फ साइज में बड़ा होता है, बिग इन साइज, ये स्मॉल इन साइज होता है। लेकिन इसका माउथ नैरो होगा, उसका माउथ जो है वो चौड़ा होगा। जब हम टाइड्स पढ़ेंगे ना, हाई टाइड, लो टाइड, वहां पे आपको ये बातें काम आएंगी। ठीक है, इसका माउथ नैरो होता है, इसका माउथ ब्रॉड होता है, लेकिन दोनों ही सर्कुलर होते हैं शेप में। ये बातें हम लोगों ने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म जो हमें समझनी है, व्हाट इज स्ट्रेट? जल संधि किसको कहते हैं? जल संधि किसको कहते हैं? ये आपको स्ट्रेट की इमेज दिख रही है, यानी दो भूभाग से के बीच का रास्ता, दो भूभाग के बीच का रास्ता, एक जल का रास्ता, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। यहां से कोई शिप जाएगा, ठीक है, यहां से कोई शिप जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट से होके जा रहा है। स्ट्रेट जल संधि किसको कहते हैं? यानी जल संधि बना रहा है, मतलब यहां पे एक जल का पार्ट है, यहां पे एक जल का पार्ट है, ये जल का पार्ट आपस में किसी छोटे से रास्ते से मिल रहा है। दो जल के पार्ट आपस में संधि कर रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, जल संधि स्ट्रेट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, दो भूभाग के बीच का रास्ता कह दो, या दो जल के क्षेत्र को, दो बड़े बड़े जलीय भाग को आपस में मिलाने का जो एक नैरो रास्ता है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, जैसे मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, ये आपको यहां पे, जैसे ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां आपको छोटी छोटी स्टेट्स दिखेंगी। ठीक है, यहां पे आपको छोटी छोटी स्टेट्स दिखेंगी, मतलब कि दो जल वाले पोर्शन को जोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, यहां पे कहीं क्लियर आपको दिखेगा नहीं, जैसे दिस वन इज स्ट्रेट, इसको भी आप स्ट्रेट कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यहां पे भी एक छोटी सी पतली सी स्ट्रेट है, तो मतलब कि दो एक इस भूभाग को, एक इस भूभाग को जो आपस में जोड़ रहा है, इस वाले जल के भाग को और इस वाले जल के भाग को आपस में जोड़ रहा है, उसको हम स्ट्रेट कह रहे हैं। समझ आ गई ना आपको बातें कि स्ट्रेट यानी जल संधि किसको कहते हैं। आगे हम समझते हैं कि इस्थमस किसको कहते हैं। इस्थमस, स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, मतलब कुछ भूभाग से जुड़ा हुआ है, कुछ स्थल से जुड़ा हुआ है। दो वाटर बॉडीज के बीच में जो ये नैरो लैंडमास होता है, दो वाटर बॉडीज के बीच में जो नैरो लैंडमास होता है, उसको हम स्थल डमरू मध्य यानी कि इस्थमस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले स्ट्रेट क्या है, आप बताएंगे
कि दो पानी के भाग को बीच में जो नैरो वाटर बॉडी जोड़ती है उसको तो हम स्ट्रेट कहते हैं, और हमारा इस्थमस यानी स्थल डमरू मध्य क्या है, दो पानी के भाग को जो बीच में लैंडमास जोड़ रहा है उसको हम इस्थमस कहते हैं, उसको हम स्थल डमरू मध्य यानी इस्थमस कहते हैं। उसके बाद हमने ये बेसिक चीजें जान ली है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल आसान से समझें और आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। लैटिट्यूड को कहेंगे हम अक्षांश, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हम कहेंगे देशांतर, देशांतर। इनके नाम से ही समझ आ रहा है, लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहेंगे लैटिट्यूड। लॉन्गी यानी लॉन्ग है यानी लंबा है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब एक एक करके हर बात को समझते हैं, एक एक करके हर बात को समझते हैं। जैसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं, फिर अर्थ पे चलेंगे। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, मैंने क्या किया, मैंने इस अर्थ को दो टुकड़ों में बांट दिया, मैंने इस अर्थ को दो टुकड़ों में बांट दिया। इसके ऊपर कौन सा भाग आ गया, इसके ऊपर नॉर्थ आ गया, इसके ऊपर साउथ आ गया, ठीक है। या मैंने इस अर्थ को क्या किया, मैंने इस अर्थ को इस तरीके से खोल लिया। आप मैप लाते हो आपको रेक्टेंगुलर मैप मिलता है, यानी मैंने इस अर्थ को इस तरीके से रेक्टेंगल में बांट दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कुछ लाइंस लगा ली और इस तरीके से यहां पे कुछ लाइंस लगा ली, ठीक है। इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 और इनको नाम दे दिया मैंने A B C D E। यहां पे मैंने एक कुछ मार्क कर दिया, दिस वन, ठीक है। मैंने कहा कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, इस पॉइंट की लोकेशन बताओ। आप क्या कहोगे, इस पॉइंट की लोकेशन है 3B। क्या है, 3B, यानी मुझे पता लग गया कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, 3B, यानी थर्ड लाइन पे जो B कट कर रहा है वो हमारी लोकेशन है, वो हमारा एड्रेस है इस पॉइंट का। मैंने आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, इस पॉइंट की लोकेशन बताओ। बिल्कुल अपने दिमाग में सोचो, क्या आएगी इस पॉइंट की लोकेशन, 2D। क्या आएगी, 2D इसकी लोकेशन आ गई, समझ गए। मैंने आपको कह दिया कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, इस पॉइंट की लोकेशन बताओ। आप क्या बताओगे, 5D। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 5D। यानी लोकेशन जानने के लिए, हमको किसी की भी लोकेशन जानने के लिए मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है और उसकी वर्टिकल लाइन कौन सी क्रॉस कर रही है। यहीं पे ही मेरे पास ये मैप कुछ ऐसा होता, ये चार्ट कुछ ऐसा होता कि मेरे पास ये लाइंस लगी हुई है। मैंने इसको कहा 1, इसको कहा 2, इसको कहा 3, इसको कहा 4, इसको कहा 5, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट का मुझे एड्रेस बताओ, इस पॉइंट का एड्रेस बताओ। मैं कह दूंगी 3। आप पूछेंगे 3 में कहां, 3 में कहां, 3 में यहां 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 या यहां, 3 में कहां। जैसे ही मुझे ये लाइन भी पता लगी, अब मुझे पता लग गया कि 3, और अगर मैं इसको A' नाम दूं मतलब ये पॉइंट का लोकेशन 3A' है। मतलब किसी भी चीज की लोकेशन पता करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस की भी जरूरत है, आपको वर्टिकल लाइंस की भी जरूरत है। ऐसे ही हमारी अर्थ पे इंडिया कहाँ है, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, इस तरीके से अलग अलग देशों की लोकेशन पता करने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस की जरूरत थी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल आपको विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और ये लाइंस पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, मैंने ये ब्लैक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। और मैं इनको अगर नाम देती हूं कि व्हाट इज, दिस इज A, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, या D तक ही रखते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से लाइन चल रही है। और अब आपसे मैं कह दूं कि एड्रेस दिस लोकेशन, एड्रेस बताओ इस लोकेशन का, आप फटाक से बता देंगे मैडम B2 या 2B, इस तरीके से। मतलब हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमने धरती पर
हमने अर्थ पे, हमारी अर्थ पे हमने कुछ वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करी है, ये आप देख पा रहे हो, कुछ वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ की है हमने, और कुछ इसी तरीके से हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ताकि हम हर बिंदु का, हर पॉइंट का लोकेशन बता सके, ताकि हम एड्रेस बता सकें हर बिंदु का, हर लोकेशन का। जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया कि इस लोकेशन को बताओ, इस लोकेशन को बताओ, तो मैं देखूंगी ये क्या है, ये 80 डिग्री है, यहाँ पे ये क्या है, इस तरीके से जहां पे ये दोनों डिग्री मिल रही है मैं इसकी लोकेशन बता दूंगी। ये क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री और इधर से 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री और 30 डिग्री वाली लाइन जहां मिल रही है वही ये लोकेशन है। यानी मुझे क्या करना था, मुझे इस अर्थ पे भी बहुत सारी इमेजिनरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ी। क्यों बनाई है हमने, हमको एड्रेस बताना है किसी भी पॉइंट का, हमको लोकेशन बतानी है किसी भी पॉइंट की, इसलिए हमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ी। अब इन लाइंस को क्या कहते हैं और कितनी दूरी पे ये लाइंस हैं, अब हमें इन चीजों पे फोकस करना है। ये लाइंस भी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी साफ साफ। इस तरीके से हमने पृथ्वी पे पूरा एक मैश बना दिया है, पूरा एक जाल बिछा दिया है इमेजिनरी लाइन का। और ये बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ये कौन सी लाइन है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, जो धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जो धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को, इस वाले हिस्से को हमने नॉर्थ कह दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हमने साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कह दिया है। उम्मीद करती हूं यहां तक बातें आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ये अक्षांश क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि जो ये अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, ये क्या है, ये एक कोण है। क्या है ये कोण है, यानी ये एक एंगल है। कोण है यानी कि एक एंगल है। ये एंगल हम कहां से लेंगे, ये एंगल हम धरती की बिल्कुल सेंटर से लेंगे। इमेजिनेशन है, बिल्कुल आप इमेजिनेशन करें कि हम धरती के सेंटर पे पहुंच चुके हैं। हमने धरती को ऐसे काट दिया है, ठीक है, और हम उसके एक भूभाग पे, अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करवाती हूं। अब आपको धरती कुछ कुछ समझ आ रही होगी। दूसरी तरफ भी मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इसी तरीके का बनेगा। मतलब मैंने धरती को इस तरीके से दो भागों में काट दिया है, ठीक है, और इस मैंने धरती को ऐसे काट दिया है ताकि मैं आपको उसके केंद्र पे लेके जा सकूं। मैं आपको उसके केंद्र पे, बिल्कुल, क्योंकि इंसान का जाना मुश्किल है, तो आपको इमेजिनेशन के लिए मैं आपको केंद्र पे लेके जा रही हूं। यहां से हम कोण बनाएंगे, यहां से हम कोण बनाएंगे यानी कि एंगल बनाएंगे, ठीक है। यहां से हमने ये 0 डिग्री का एंगल बनाया, ये 0 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। ये कौन से डिग्री का एंगल बनाया, ये हमने 0 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने 1 डिग्री का कोण बनाया, 1 डिग्री का कोण बनाया, मैंने 2 डिग्री का कोण बनाया, मैंने 3 डिग्री का कोण बनाया, मैंने 4 डिग्री का कोण बनाया, और बनाते 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 मैं 90 डिग्री पे पहुंच गई। मैं कहां पहुंच गई, मैं 90 डिग्री पे पहुंच गई। ये क्या है हमारे, ये हमारे लैटिट्यूड है, ये हमारे लैटिट्यूड है, ठीक है। अब अगर इस धरती की गर्भ को आप इस तरीके से लाइन से जोड़ देंगे, ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री। इस तरीके से चलते 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 हमें कहां जाना है, हमें नॉर्थ की तरफ जाना है और साउथ की तरफ जाना है, क्योंकि जो अक्षांश हैं वो धरती को 2 गोलार्ध में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण। 2 कौन से गोलार्ध में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण। यानी कि आप क्या करें, यहां से 0 डिग्री बना के और उसको नॉर्थ की तरफ ले जाएं, नॉर्थ की तरफ ले जाएं, यानी ऊपर की तरफ ले जाएं। ऐसे करते 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 आप इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री, ये 89 डिग्री, और इस तरह करते करते आप यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। इस 0 डिग्री वाले को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया इक्वेटर। क्या कह दिया, इक्वेटर। अब इसी तरीके से मैं आपको साउथ की तरफ भी ले जाऊंगी। हम इसी 0 डिग्री से हम साउथ की तरफ भी आएंगे। ये मैंने 1 डिग्री का कोण बना दिया, ये मैंने 2 डिग्री का कोण बना दिया, और बनाते 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 मैं इसको भी 90 डिग्री पे ले आई। ये क्या हो गया 90 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। समझ रहे हो बात को।
तो इसी तरीके से मैं जब इनको जोड़ दूंगी, ये 1 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये 1 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ये 90 डिग्री साउथ हो गया। इस तरीके से ये जो होगा आपका, इस तरीके से ये 89 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 89 डिग्री साउथ हो जाएगा। अब ये तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं आधी अर्थ पे, क्योंकि आपको एक ही हिस्सा दिख रहा है। इस तरीके से ये घूम के, मतलब ये सर्कल घूमा और यहाँ पे आके इस तरीके से पूरी धरती को कवर करेगा। ये घूमा और यहाँ पे आके पूरी धरती को कवर करेगा, ये घूमा और यहाँ पे आके पूरी धरती को कवर करेगा। यानी ये अगर 90 डिग्री, तो ये भी तो वही 90 डिग्री है ना नॉर्थ का, जब हम इसको जोड़ देंगे, जब हम इनको अटैच कर रहे हैं। ये 89 डिग्री, तो ये भी तो वही 89 डिग्री है ना नॉर्थ का। बात समझ रहे हो? मतलब ये पूरे सर्कल इस तरीके से बन जाएंगे, आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। पूरी धरती पे ये सर्कल इस तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको बात समझ आ रही है? ये जो हमने कोण बनाए, इनको कह रहे हैं हम लैटिट्यूड, और ये जो हमने पूरी धरती पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, इनको हम कह रहे हैं लैटिट्यूडिनल्स लाइन। लैटिट्यूडिनल्स लाइन यानी कि हम क्या कह रहे हैं इनको? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा, तो अक्षांश सिर्फ एक कोण है, अक्षांशीय रेखाएं हैं जो धरती पे हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं, और ये पूरी धरती पे ऐसे इमेजिनरी लाइंस हैं। समझ गए? तो टोटल कितनी लाइंस ये धरती पे होती है? और आप देखो ये सारी पैरेलल हैं, ये सारी पैरेलल हैं, दिखाई दे रही होगी यहां से, ये सारी पैरेलल हैं। इन्हीं को ही कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि समानांतर अक्षांश रेखाएं। समानांतर अक्षांश रेखाएं। मैडम आपने तीनों जगह ही बिंदी लगा दी, हाँ गलत कर दिया, यहां नहीं आएगी, एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूं। समानांतर अक्षांश रेखाएं, क्योंकि ये पैरेलल होती है, इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कह देते हैं या समानांतर अक्षांश रेखाएं कह देते हैं। तो उम्मीद करती हूं आपको लैटिट्यूड समझ आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए? आप कहेंगे ये 90 तक ऊपर जा रहे हैं और ये 90 तक नीचे आ रहे हैं, और 0 डिग्री ये जो दोनों में कॉमन है। 1 से 90 ये 90 हो गए भाई, ठीक है, 1 से साउथ वाले 90 ये भी 90 हो गए, और एक आपका ये 0 डिग्री वाला। तो टोटल कितने हो गए आपके? 90 90 180, और एक जो है 81, यानी कि 181 टोटल हमारे कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? टोटल हमारे 180 लैटिट्यूड्स, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। टोटल हमारे 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। यानी कि कितनी अक्षांशीय रेखाएं होती है? कितनी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं? हमारी 181 अक्षांशीय रेखाएं होती है। कैसे 181 आया? अगर मैं इसको धरती मानूं, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 90 ऊपर आएंगे, 90 ऊपर आएंगे, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये 90 आ गए, फिर ये 0 डिग्री वाला, फिर इसी तरीके से 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये 90 नीचे आ गए, यानी 90 प्लस 90 180, और 0 डिग्री यानी ये एक और लाइन है, इसको हम कहेंगे 181। समझ गए? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं डायामीटर जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं डायामीटर जो है वो कम होता जा रहा है। सबसे बड़ा डायामीटर कौन सा है? सबसे बड़ा डायामीटर दिस वन, ये आपका सबसे बड़ा डायामीटर है। ये क्या है? ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल, अधिवृत्त या महान वृत्त, अधिवृत्त या महान वृत्त आप कुछ भी कह सकते हो, अधिवृत्त या महान वृत्त हम कह सकते हैं। यानी ऊपर वाला क्षेत्र अपना नॉर्थ हो गया, नीचे वाला क्षेत्र अपना साउथ होगा, बीच में जो काट रही है लाइन उसको हमने भूमध्य रेखा कह दिया, और उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड हमने साइज, क्योंकि किसी को तो रेफरेंस पॉइंट बनाना था ना, किसी को तो रेफरेंस पॉइंट बनाना था।
अब आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप इस 0 डिग्री से गुजर रहे होंगे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो 0 डिग्री से गुजर रहे होंगे। याद करो, यूरोप गुजर रहा होगा क्या 0 डिग्री से? बिल्कुल नहीं, वो तो कहीं ऊपर था, वो यहां कैसे आ जाएगा? अफ्रीका, बिल्कुल बिल्कुल, वो यहां कहीं पे होगा, अफ्रीका, वो गुजर रहा होगा, मतलब अफ्रीका से गुजर रहा होगा। क्या मैं कह दूं कि अंटार्कटिका 0 डिग्री से? अब आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैडम ने अंटार्कटिका कहीं यहां बताया था, मतलब अंटार्कटिका तो 0 डिग्री से नहीं गुजरेगा। वो सब चीजें मुझे पता है कि आपको पता है कि 7 महाद्वीप है, लेकिन मुझे लोकेशन बतानी थी, आप लोगों को लोकेशन समझानी थी, दिशाओं का ज्ञान देना था, इसलिए मैंने ये चीजें आपको समझाई थी कि कौन सी दिशा कहाँ पे पड़ती है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या बच्चों वाला बता रही हैं, लेकिन वो जरूरी था। क्यों जरूरी था? अब आपसे कोई पूछ ले 0 डिग्री लैटिट्यूड से यूरोप गुजरता है क्या, यूरोप से गुजरता है क्या 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर? नो। इसी वजह से यूरोप में सर्दी होती है, गर्मी नहीं होती, क्योंकि 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्मी है। अफ्रीका में इसी वजह से आपको वो ब्लैक पीपल्स मिल रहे हैं, काले रंग के लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वो उससे गुजर रही है। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या? ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आपसे कह दे कि इंडिया के बीच में से 0 डिग्री गुजर रहा है, नहीं भाई, इंडिया कहीं यहाँ है, इंडिया कहीं यहाँ है, एशिया के अंदर 0 डिग्री नहीं छूता उसको। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा लैटिट्यूड्स में, कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, लैटिट्यूड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये कोण होता है, और जो ये लाइंस होती हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती है, क्योंकि सारी पैरेलल हैं। और कितनी है ये 181 है संख्या में, 1 से लेके 90 डिग्री तक नॉर्थ वाला रीजन, 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 90 तो ये हो गई, फिर 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये भी 90 हो गई, ठीक है, और फिर 0 डिग्री वाला यानी एक ये हो गया। सबको हम अगर जोड़ दें तो ये 181 अक्षांशीय रेखाएं आपकी आ जाएंगी। अब प्रश्न ये बनेगा कि मैडम इस हर एक रेखा के बीच में कितना गैप है, हर एक लैटिट्यूडिनल लाइन के बीच में कितना गैप है? तो आपको यह बात याद करनी पड़ेगी। मैं अगर आपको यहां पे ड्रॉ करके बताऊं, जैसे ये हमारी आधी अर्थ मैंने ले ली, ठीक है, और यहां पे हमने इसका सेंटर ले लिया, ये मैंने 0 डिग्री का कोण बना दिया, और इस 0 डिग्री से मैंने लाइन बना दी, फिर मैंने ये 1 डिग्री का कोण बना दिया, और इस 1 डिग्री से मैंने लाइन बना दी, ये मैंने फिर 2 डिग्री का कोण बना दिया, और इस 2 डिग्री से मैंने फिर लाइन बना दी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके बीच में गैप कितना है, ऐसे ही मैं अगर साउथ में जाऊं तो ये मैं साउथ में 1 डिग्री साउथ में चली गई, ये 1 डिग्री नॉर्थ था, 2 डिग्री नॉर्थ है। तो अब मैंने पूछ लिया कि इनके बीच में ये गैप कितने का है, ये गैप होता है 111.3 किलोमीटर का, 111.3 किलोमीटर का। ऐसे ही ये जो गैप है ये कितना है, 111.3 किलोमीटर का। ये गैप कितना है, 111.3 किलोमीटर का। यानी कहने का मतलब क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। हम यहां से भी कह सकते हैं कि ये सब समानांतर हैं, ये सब पैरेलल हैं। और ग्रेट सर्कल किसको कहा है, 0 डिग्री को, क्योंकि उसका जो व्यास है वो सबसे बड़ा है। समझ गए? क्योंकि इसको हम पैरेलल कह रहे हैं, क्योंकि 111.3 किलोमीटर ये इनका कॉमन डिफरेंस है, जो सभी के बीच में सेम है, जो सभी के लिए सेम है। तो आपको लैटिट्यूड की कहानी तो उम्मीद करती हूं कि समझ आ गई है। अब आप कम से कम इतने तो सक्षम हो गए हैं कि अगर आपसे मैं कह दूं, मुझे मैप चाहिए भाई, मुझे मैप चाहिए, कोई मैप निकाल लेते हैं हम। अब मैंने आपको कह दिया कि 0 डिग्री से बताओ भाई कौन कौन से देश से, ये कौन कौन से महाद्वीप से होके गुजर रही है। देखो भाई, ये इक्वेटर लिखा है, यानी मैडम ने कहा था ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। साउथ अमेरिका से गुजरा, बिल्कुल गुजरा। अफ्रीका से गुजरा, बिल्कुल गुजरा, ठीक है। फिर ये आपका इधर कुछ आइलैंड नेशन से होके गुजर रहा है। मेरी बातें आपको समझ आ रही है? ठीक है, बातें समझ आ रही है आपको? आपको कोई कह दे कि एशिया से गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है भाई? इंडिया से गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा ना। नॉर्थ अमेरिका से नहीं गुजर रहा ना, यूरोप से नहीं गुजर रहा, ग्रीनलैंड से नहीं गुजर रहा, अंटार्कटिका से नहीं गुजर रहा। बात समझ आ गई आपको? अब मैंने आपको ये वाली बातें तो बता दी, ये वाली बातें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यानी
यानी कोई आदमी, मैंने कहा कि 1 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, 1 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, तो वो तो यहां भी हो सकता है साउथ अमेरिका, यानी यहां भी हो सकता है, साउथ अमेरिका में भी हो सकता है, वो तो अफ्रीका में भी हो सकता है, वो तो कहीं इंडियन ओशियन में भी हो सकता है, वो तो कहीं पैसिफिक ओशियन में भी हो सकता है। कहां की बात हो रही है, कहां खड़ा है वो 1 डिग्री नॉर्थ पे? आपको ये तो समझ आ गया कि इससे ऊपर की तरफ खड़ा है, लेकिन कहां? उसके लिए हमें इन वर्टिकल लाइंस की भी जरूरत है, यानी उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड समझने की जरूरत है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनको हम यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, देखना एक बार। यही किया हमने, 0 डिग्री अर्थ के सेंटर को यहां से 0 डिग्री लाइन खींची और फिर इसको धरती से जोड़ दिया, फिर इसको धरती के ऊपर, आप अज्यूम कर पा रहे हैं ना कि धरती के ऊपर लाइंस हैं, धरती के ऊपर ऐसे पूरी लाइंस हैं, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ, ये नीचे साउथ की तरफ, इस तरीके से टोटल 181 लैटिट्यूड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहां पे आप इसकी फैक्चुअल बातें देख सकते हो, क्योंकि किताबों में आपको ऐसे ही दिखेगा, समझाया नहीं होगा। तो लैटिट्यूड्स, अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और एक इक्वेटर, टोटल 181। ये तो है हमारे लैटिट्यूड्स, ये तो है लैटिट्यूड्स। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लैटिट्यूडिनल लाइंस कितनी है, अब यहां पे पंगा हो जाएगा। लैटिट्यूड कितने हैं? 180। अक्षांश कितने हैं? 180। अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? 179। ये क्या हो गया? लैटिट्यूडिनल लाइंस कैसे कम हो गई हैं? लैटिट्यूडिनल लाइंस कम कैसे हो गई हैं? अब इसको समझना, इसको समझो, हम पीछे चलते हैं इसको समझने के लिए। देखो भाई, इस वाली इमेज में आपको क्लैरिटी से समझ आएगा। ये आपका 89 डिग्री, ये आपका 89 डिग्री वाला सर्कल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 90 डिग्री वाला होगा वो ये होगा। ये तो भाई पॉइंट है, ये तो कोई सर्कल ही नहीं है, ये तो कोई लाइन ही नहीं है, ये तो एक पॉइंट है। ऐसे ही साउथ में ये तो एक पॉइंट है, ये तो एक बिंदु है। क्या है ये तो एक पॉइंट है साउथ में। यानी हम दो लाइंस को, दो सर्कल्स को, दो पैरेलल लाइंस को माइनस कर दें। अक्षांश में से 181 में से 2 को माइनस कर दें, क्योंकि एक नॉर्थ पोल वाला बिंदु है, एक साउथ पोल वाला बिंदु है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 179 लैटिट्यूडिनल्स लाइन। 179 लैटिट्यूडिनल्स लाइन। उम्मीद करती हूं समझ आ गई आपको बात। 179 लैटिट्यूडिनल्स लाइन, ठीक है। क्लियर हो रही है आपको बातें? ठीक है, ठीक है। यानी 181 तो हमारे ये कोण बन गए, 181 तो कोण बन गए। इस तरीके से लैटिट्यूड कोण तो बन गए 181, लेकिन जो संख्या, जो लाइंस हैं वो 179 बन गई है। तो उम्मीद करती हूं यहां पे आपको ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है, ठीक है। इनको हम पैरेलल एंड सर्कुलर भी कह सकते हैं। और ग्रेट सर्कल किसको कहा? महान वृत्त हमने किसको कहा? हमने महान वृत्त इक्वेटर को कहा, यानी भूमध्य रेखा को कहा, क्योंकि उसका व्यास सबसे ज्यादा था। अब ये क्यों आए हैं इसको हम आगे जब बढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा जान लें कि ऐसे बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री नॉर्थ जब आएगा तो उस लाइन को हम, उस सर्कल को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, यानी कि कर्क रेखा कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और जो आपका 23.5 डिग्री साउथ आएगा उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, यानी मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। फिर इसके ऊपर ये आर्कटिक सर्कल है और ये हमारा अंटार्कटिक व्रत है। वो आर्कटिक व्रत है, ये अंटार्कटिक व्रत है। ये कैसे हैं, क्यों हैं, ये हमें आगे समझने हैं। तो हमने अक्षांश की आज बातें की। अगले सेशन में हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की बातें करेंगे। उम्मीद करती हूं यहां तक आप लोगों को समझ आ चुका है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।